नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धामी मदन कौशिक को दिल्ली से बुलावा आया है। आज दिल्ली जाएंगे पुष्कर धामी। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन सभी आज दिल्ली में मौजूद होंगे। दोपहर बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में केंद्रीय ऑब्जर्वर भी मौजूद रहने वाले हैं, यानी कि राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी भी इसमें मौजूद रहने वाली है। तो आज कई मायने में ये बैठक काफी अहम हो जाती है। आज दोपहर बाद सीएम धामी मदन कौशिक दिल्ली पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आज दिल्ली जाएंगे पुष्कर धामी। अध्यक्ष, महामंत्री संगठन भी उनके साथ होंगे और केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज इस महत्वपूर्ण बैठक को रखा गया है। और उत्तराखंड में नई सरकार को लेकर खबर है कि बीजेपी ने राज्य के लिए अपने ऑब्जर्वर की तैनाती कर दी है। सीनियर बीजेपी नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने पर्यवेक्षक बनाया है। दोनों ही नेता जल्द देहरादून पहुंचेंगे और फिर विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होकर नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने वाले हैं। हालांकि अभी बैठक और शपथ ग्रहण को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें 19 मार्च को देहरादून में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और फिर 20 मार्च को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। सीएम के नाम को लेकर भी लगातार सस्पेंस अब भी बना हुआ है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देहरादून में तो बैठक माना जा रहा था कि होली के बाद होगी, 19 को बैठक होगी विधानमंडल दल के और उसके बाद कहा जा रहा था कि 20 तारीख को शायद शपथ ग्रहण हो, लेकिन ठीक उससे पहले आज जो सीएम धामी हैं और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो आज पहुंचने वाले हैं दिल्ली, इस बैठक के क्या मायने निकाले जाए? क्या यहां से सब कुछ तय होने के बाद फिर देहरादून में जो बैठक होगी उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी? बिल्कुल नीलू, यही होने वाला है। और खासकर जब कल केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए उत्तराखंड के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को, तो आज यहां से मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महामंत्री संगठन अजय कुमार को दिल्ली बुलाया गया है और करीब 12 से 1 बजे के बीच दिल्ली बीजेपी ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। तो यानी संगठन और सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों लोगों को दिल्ली बुलाया गया है। यहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हो सकते हैं, तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भी इस मीटिंग में रह सकते हैं। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के जो चुनाव प्रभारी रहे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, वो भी इस मीटिंग में रह सकते हैं। और इसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सीएम फेस को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है, क्योंकि पुष्कर धामी भी इसमें होंगे, मदन कौशिक भी इसमें होंगे, प्रदेश अध्यक्ष। इसके साथ साथ नई कैबिनेट का क्या स्वरूप होगा, क्योंकि जो 2017 से जो कैबिनेट चली आ रही थी, यानी पिछली कैबिनेट में, उसमें से 3 मंत्री ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जिनमें यशपाल आर्य हैं, हरक सिंह रावत हैं, मंत्री यतीश्वरानंद अपना चुनाव हार चुके हैं। तो अगर पुरानी कैबिनेट को भी रिपीट करते हैं तो फिर भी 3 नए चेहरों की जरूरत होगी। वो 3 नए चेहरे कौन से होंगे, क्या कैबिनेट में फिर से कोई बदलाव होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही ये भी निर्धारित किया जाएगा कि कब देहरादून में विधानमंडल दल की मीटिंग हो, कब शपथ ग्रहण समारोह हो, कौन नया मुख्यमंत्री वहां पर हो सकता है, इस बात को लेकर भी चर्चा होगी। क्योंकि राज्य के जो सभी 5 सांसद है वो भी दिल्ली में मौजूद हैं, हो सकता है वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहें, क्योंकि मीटिंग में कौन कौन लोग रहेंगे ये बात अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि 12 से 1 बजे के बीच दिल्ली में मीटिंग होगी जी। और सुनील, एक सवाल और, चूंकि मुख्यमंत्री के को लेकर सबसे ज्यादा उनके फेस को लेकर चर्चा हो रही है, तो ये फेस कौन होगा, इस पर भी एक तरह से कहा जाए कि इस चुनाव की जीत को लेकर भी और 2024 में जिस तरह से चुनाव हो रहा है उसको भी, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से तोल मोल के चेहरे को बनाया जाएगा, जो चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री के लिए। बिल्कुल नीलू, इस मीटिंग से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी के पास जो अब अगला टारगेट है वो है 2024 का। बीजेपी मौजूदा समय में जिसको भी राज्य का प्रतिनिधित्व सौंपेगी, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष जो भी बनेगा, ये इस बात के केंद्र में ये चीज होगी कि 2024 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जाना है। 2017 वाली स्थिति ना हो जब बीजेपी को 3-3 मुख्यमंत्री बनने पड़े और बदलने पड़े। और पूरे चुनाव में विपक्ष ने इस बात को पुरजोर तरीके से मुद्दा भी बनाया कि बीजेपी यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाई 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के बावजूद। तो वो स्थितियां उनकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरी ओर अगर आप देखें कि राज्य के जो आला नेता हैं
चाहे मदन कौशिक हों, केंद्रीय मंत्री, सांसद हों, या फिर स्टेट के जो मंत्री हों, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, जितने भी सीनियर लीडर्स यहाँ पर थे वो एक एक करके दिल्ली जा चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे मुलाकात कर चुके हैं। केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे थे जो अभी तक दिल्ली नहीं गए थे चुनाव के बाद, तो वो भी आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनकी राय भी केंद्रीय नेतृत्व जानेगा और उसके बाद कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। मुलाकात हो रही है, बैठकों का दौर आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके बाद ही एक राय बनाई जाएगी और इस राय पर ही जब 19 तारीख को विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उस पर फैसला कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में सरकार गठन के मसले पर बीजेपी की अहम बैठक कल रात तकरीबन 4 घंटे चली। बीजेपी की बैठक प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ की बैठक थी। 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक चली। सीएम के लिए नामों पर इस पर मंथन हुआ बताया जा रहा है। तो कल रात 4 घंटे मीटिंग हुई है और सीएम के नाम पर मंथन किया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक चली है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सीएम का फेस कौन होगा और इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से तमाम समीकरणों को बिठाते हुए सीएम के चेहरे का ऐलान हो। सरकार गठन के मसले पर बीजेपी की अहम बैठक कल रात हुई है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 घंटे बीजेपी की बैठक चली है जिसमें तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तराखंड बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, क्योंकि कह सकते हैं कि प्रहलाद जोशी की भूमिका और भी अहम इसलिए हो जाती है कि उन्होंने पूरा चुनाव कंडक्ट किया, किस तरह का वहां का मिजाज है, नेता क्या सोच रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो ये तमाम मंथन चलता रहा। 4 घंटे कल ये मंथन चलता रहा है। और उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक 5वीं बार हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीते हैं। अपनी जीत के बाद मदन कौशिक ने जन आभार यात्रा निकाली और आर्य नगर चौक से शुरू हुई जन आभार यात्रा का हर की पौड़ी पर समापन हुआ। रास्ते में जगह जगह फूलमालाओं से मदन कौशिक का स्वागत किया गया। हर की पौड़ी पहुंचकर मदन कौशिक ने गंगा पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान मदन कौशिक ने जनता का आभार जताया, लेकिन मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर चुप्पी साध गए। और चुनाव के दौरान वायरल हुए एक अश्लील वीडियो के कारण सुर्खियों में रहे भाजपा नेता बंशीधर भगत 7वीं बार विधायक चुन लिए गए। रिजल्ट आने के बाद प्रदेश कार्यालय पहुंचे भगत का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान वायरल ऑडियो को लेकर भगत ने कहा कि पार्टी के ही लोगों द्वारा ये षड्यंत्र किया गया, लेकिन जनता ने उनको करारा जवाब देकर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। निश्चित रूप से पार्टी के ही लोगों के द्वारा किया गया षड्यंत्र था और उनको अब मुंह दिखाने लायक वो नहीं रह गए हैं। जनता ने उनको करारा जवाब दिया है और मैं तो ये कहता हूं उसके कारण से कम 4000 वोट मेरे बढ़े। और चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा पर कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है और यहां पर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी विधायक चुन लिए गए हैं। राजेंद्र भंडारी के जोशीमठ पहुंचने पर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया और इस दौरान भंडारी ने कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज का सपना अधूरा रह गया और इस बार बीजेपी सरकार में मेडिकल कॉलेज खोलने की कोशिश करेगी। और एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस का है, जहां पर टिकट बेचने को लेकर सीट बदलने और पार्टी का बेड़ा गर्क करने का आरोप बड़े नेता एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। हालात यह है कि हार के बाद कांग्रेस में आपसी कलह अपने पूरे चरम पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस की चुनाव में करारी हार क्या हुई, बड़े नेताओं का दर्द छलकने में देर नहीं लगी। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने इशारों में कहा कि फसल बोए कोई और काटे कोई, ये सही नहीं है। प्रीतम सिंह की इसी बात को सही बताते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में कमेंट लिखा और कहा कि पहले रामनगर और फिर लालकुआं से चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी का था, मेरा नहीं। हरदा ने इशारों में प्रीतम सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत पर वार किया तो रामनगर से टिकट कटने और सल्ट से चुनाव हारने वाले रणजीत रावत ने जोरदार पलटवार किया। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया कि हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चटा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं।
मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा। और जिन लोगों को उन्होंने इस समय टिकट के नाम पर ठगा है और एक बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी की है, उसे वो लोग उनके चक्कर काट रहे हैं। कुछ के पैसे उनके मैनेजर लौटा चुके हैं और कुछ लोग अभी उनके चक्कर काट रहे हैं। ये सारी चीजें सामने आएंगी। कांग्रेस में झगड़े की शुरुआत साल 2017 के बाद ही हो चुकी थी, जब हरीश रावत 2 सीट से चुनाव हारे और पार्टी के 11 विधायक जीते। कहानी 2022 में भी खराबी हो गई और प्रीतम सिंह को छोड़कर हरीश रावत, रणजीत रावत, गणेश गोदियाल, करण महाराज चुनाव हार गए और फिर बड़े नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि सबका सम्मान है, लेकिन बड़े नेताओं को अपनी बात बंद कमरे में रखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि सभी बयानों का स्वागत है, पर पार्टी के अंदर आए हो बात। सबकी भावनाओं का स्वागत है, जिसको जो कहना है उसका स्वागत है, लेकिन वो पार्टी के अंदर आए। अगर वो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे दिखाने की बात होगी या पूरे तमाशा करने की बात होगी, तो फिर उससे किसका हित है? मैं समझता हूं कि पूरी पार्टी का हित है। सब लोग अपनी बात को पार्टी के अंदर ऑफिस में आकर कमरों में कहें। जो भी उनकी भावनाएं हैं, सबकी भावनाओं को सुना जाएगा। उत्तराखंड में जो कांग्रेस सरकार बनाने की सोच रही थी, वो सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी के लिए 5 साल मेहनत करने और सरकार की उम्मीद लगाए बैठे कार्यकर्ता निराश हैं, लेकिन चुनाव में बुरी तरह पिट चुकी कांग्रेस के बड़े नेता हारने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ हमलों के लिए मैदान में डटे हुए हैं। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। और रुड़की के पास इकबालपुर गन्ना समिति पर आज नाराज किसानों ने हंगामा किया और तालेबंदी कर दी। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से गन्ना भुगतान नहीं हुआ और गन्ने की पर्ची भी नहीं मिल रही, जिससे किसान परेशान है। किसान को जबरन कर्मचारियों को ऑफिस से बाहर निकाला और फिर ऑफिस में ताला लगा दिया और जल्द से जल्द भुगतान की मांग की। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में होली का रंग पूरी तरह से अब जमने लगा है। पहाड़ की रातें जहां पर इन दिनों बैठकी होली में सराबोर है, वहीं महिलाओं और पुरुषों की खड़ी होली ने भी खासा शमा बांध दिया है। शास्त्रीय संगीत पर आधारित पहाड़ की बैठकी ताल्लुक सीधे ब्रज की होली से है। पहाड़ों में बैठकी होली का दौर वसंत पंचमी के साथ ही शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी के बाद यहाँ ऐसी शायद ही कोई रात होगी जो बैठकी होली के गीतों से गुलजार ना हो। 100% शास्त्रीय विधाओं पर आधारित पहाड़ की होली हूबहू ब्रज की होली से मिलती है। जानकारों की माने तो पहाड़ों में होली का आगाज चंद शासकों के दौर में 10वीं सदी में हो गया था। शुरुआती दौर में होली राज दरबार तक ही सिमटी रही, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग दरबार से बाहर आम लोगों पर भी चढ़ने लगा। हमारी जो ये कुमाऊनी बैठकी होली है, ये विशुद्ध क्लासिकल राग पर आधारित है, तो एक अलग किस्म का उल्लास का माहौल इसमें रहता है। कहीं विरह वेदना है तो कहीं खुशी का इजहार भी लोग करते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं को पारंपरिक पहाड़ी होली का जनक माना जाता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा और काली कुमां में बसे ब्रजवासियों से ये पर्व पूरे पर्वतीय इलाकों में फैला। पुरुषों की बैठकी होली में भैरवी, पीलू, जयजयवंती जैसे रागों में पिरोए गए गीतों में गजब की लयबद्धता नजर आती है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ सुर तालों में समाई कुमाऊं की होली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। धमार, काफी, जंगला काफी, खमाज, सहाना, बागेश्वरी, हमीर, देश, जयजवंती, परज, जोगिया और कोई लोग टोली भी गाते हैं बीच में। तो अंत में भैरव और भैरवी से इसका समापन होता है। रंगों के त्योहार को बिना रंगों के होली से पहले ही कैसे मनाया जाता है ये देखना हो तो चले आइए पहाड़ों की ओर, जहां वसंत पंचमी से शुरू हुआ दौर होली के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृति और कला को बचाने में पहाड़ वासियों का आज भी कोई सानी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।